जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कमीशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस में। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं बिना किसी बात के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लासेस देखना चाहते हैं, पॉलिटी की क्लास आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मैंने आपको पॉलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एंशिएंट और सब चीज़ पढ़ाऊंगा, और साइड से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो सके तो जो ज्ञान बंधु बिहार दरोगा की क्लासेस की है नोट्स, उसके भी कराऊंगा। ठीक है, तो अपडेटेड रहिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, यह अधिनियम 1993 में आपका आया था और इसके अनुसार किस आयोग के अध्यक्ष इस आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार किसी आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका कब आया था? 1993 में। क्लियर? एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आप आईएएस कहते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम आईपीएस कहते हैं, को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये राजमनार आयोग ने। आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमनार आयोग ने। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी रोज मिलियन बैथ्यू जी थी। ठीक है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक गैर संवैधानिक, जिसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर? बाकी अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है, उसमें अध्यक्ष आते हैं। अध्यक्ष आपके उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। कौन? अध्यक्ष। और जो पहला सदस्य होता है वह उच्चतम न्यायालय का कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य दूसरा उच्च न्यायालय का कार्यरत एवं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे देख लीजिएगा। और है तीसरा सदस्य मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले दो व्यक्ति। ठीक है। तो अध्यक्ष आपके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के। पहला सदस्य आपका उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा सदस्य जो होता है, या फिर ये आपका मानवाधिकार से संबंधित होना चाहिए या फिर किसी विशेष जानकारी वाले दो व्यक्ति होने चाहिए। पदेन सदस्यों की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष,
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त, ये भी आपके पदेन सदस्यों में होते हैं। तो हमने आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी संरचना, अध्यक्ष, सदस्य और जो पदेन सदस्य होते हैं उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति जी के द्वारा 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसमें, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी जो उस टाइम पे थी, और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतागी सी सम्मिलित थे। जिसने लोकपाल को नियुक्त किया था। अध्यक्ष की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष, ये आपके पहले लोकपाल थे। न्यायवादी सदस्यों की बात करें तो जस्टिस दिलीप बी भोसले जी, प्रदीप कुमार मोहंती जी, अभिलाषा कुमारी जी, अजय कुमार त्रिपाठी जी, ये आपके न्यायवादी सदस्य हैं। गैर न्यायवादी सदस्यों की तो बात करें तो दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदर जी। यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि भारत के पहले प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कौन थी? तो पिनाकी चंद्र घोष, बस इतना याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं राजनीतिज्ञों और अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो वोहरा समिति राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो संसद में आपका प्रथम लोकपाल विधेयक बिल वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। और देखिए प्रथम लोकपाल बने कब? 2019 में, और इसी के लिए अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। तो संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत संविधान में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? किसी राज्य का जो लोक आयुक्त होता है वो अपना प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है? तो वो राज्यपाल जी को प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के जो मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश उनके अध्यक्ष होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीपीसीएस कहते हैं, इसके व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली
ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन पे और कब की गई थी, तो वर्ष 1926 ली कमीशन, इसी की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1926 ली कमीशन, याद रखिएगा। बाकी लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पॉलिटी से मैंने क्लासेस को शुरू की थी और पॉलिटी की क्लासेस आपकी अप्रॉक्स ख़त्म होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस क्लासेस को आप फॉलो कीजिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ पे मैंने लिखा है एनसीईआरटी सार संग्रह करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। इसमें आप क्लासेस को अप टू डेटेड है क्लासेस, ठीक है, और डेली होती है, तो आप इसे अच्छे से फॉलो कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करना चाहते हैं तो फ्रेंड लिस्ट में शेयर कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने थॉट्स को आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बाकी सीआईएसएफ से रिलेटेड या सीएपीएफ से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको अपडेट दे दूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।